महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके आदर्शों पर देश ही नहीं बल्कि विदेश के कई सारे राजनेता अपना शासन और प्रशासन चलाते हैं। इस परिवार से छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज छत्रपति उदयनराजे भोसले इस वक्त हमारे साथ में हैं। 17 लोकसभा का चुनाव है और चुनाव में वो बीजेपी के उम्मीदवार है। महाराज, इस बार आप लोगों में घूम रहे हैं, आप सामाजिक कार्य करते हैं। इस बार नहीं घूम रहा हूँ, पिछले 30-35 साल से घूम रहा हूँ। मतलब समाज का आप समाज कार्य करते हैं, आप लोगों में जा रहे हैं, जाते आ रहे हैं। इस चुनाव में आपको क्या माहौल नजर आता है? जिस तरह से मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, महाराष्ट्र में महायुति ने नारा दिया है अब की बार 45 पार, क्या नजर आता है? जो नारा दिया गया है वो सही है। मतलब उसके बारे में किसी के मन में शक आना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस वक्त अपने भारत देश को इंडिपेंडेंस मिला, उस वक्त करीबन 50-55 साल कांग्रेस का ही राज था, केंद्र में था और सब राज्यों में था। उन्होंने नारे दिए, क्या नारे दिए? गरीबी हटाओ, देश बचाओ, जय जवान जय किसान। क्या किया उन लोगों के बारे में? जैसे जो माहौल रहता है चुनाव का, वो खत्म होने के बाद, जीत जाने के बाद उसके ऊपर कुछ विचार किया उन्होंने। वो वस्तुस्थिति में लाने के लिए कुछ प्रयास किया उन्होंने। अगर प्रयास किया रहता तो दिखाई देता। उसी की वजह से 2 एमपीज बीजेपी के थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी। 2 से लेकर आहिस्ते आहिस्ते लोग भी बहुत लोगों को परिवर्तन चाहिए था, लेकिन क्योंकि और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे परिवर्तन हो गया। आज ये देश में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई हो तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और ये परिवर्तन कब होता है? जब उन लोगों को विश्वास होता है कि ये लोग कुछ करेंगे। और पिछले 10 सालों में अगर आपने झांक के देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो 55 साल में नहीं हुआ वो ये 10 साल में हुआ। उस वक्त क्यों नहीं हुआ? किसी ने उनका जो हाथ में जो कलम रहते हैं जिससे ऑर्डर्स पास करते हैं, वो उनके पास कलम नहीं था क्या? उनके जो सोच थी वो किसी ने पकड़ के रखी थी क्या? दबाव था उनके ऊपर? लोग यही सवाल पूछते हैं कि उन्होंने करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। तो अब की बार 400 पार, लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो बकवास है। बकवास क्यों? तुम लोगों ने काम ही किए नहीं, उन लोगों ने। और आप अभी कहीं पर भी जाओ, जो गरीबों के बारे में, जो महिलाओं के बारे में, जवानों के बारे में, किसानों के बारे में जो धोरण और जो योजना अभी चालू लागू की है, उससे ये तो पता चलता है ना कि ये स्टेबल गवर्नमेंट है, ये नियोजन उनका अच्छा है। और नियोजन जब अच्छा रहता है तो डेवलपमेंट की दिशा में प्रयास करते हैं। और दूसरी बाजू अगर देखें, महाविकास आघाड़ी मतलब कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी, उनके ऊपर तो उनमें प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, इससे झगड़े चालू होते। इतनी अस्थिरता, इतनी इंस्टेबिलिटी है, तो नियोजन और बाकी प्लानिंग के बारे में वो सोच ही नहीं सकते। तो कल आपकी मैं तो कहूँगा कि वो महाविकास आघाड़ी नहीं है, महाभकास आघाड़ी है। कल मोदी जी आए थे, आपका भाषण भी हमने देखा, मोदी जी का भाषण देखा। मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र किया और कहा कि 2014 में जब आए थे तब उन्होंने
रायगढ़ गए थे, सातारा छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विचार है, आदर्श है, उनको ध्यान में रखते हुए 10 साल में उन्होंने शासन चलाने का प्रयास किया। फिर जिसमें आम जनता की बात हो, महिला हो, किसान हो, सभी जो मुद्दे हो, आपको लगता है कि वो सही मायने में छत्रपति जी के जो विचार है, जिनके आदर्श है, जो जनता का राजा था, जो जनता के लिए काम करने वाले थे, उस तरह का शासन जो है नरेंद्र मोदी अमल में ला रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ अमीरों की सरकार है, ये तो सिर्फ जो है अपने दोस्तों अमीरों के लिए काम करते हैं, ये तो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं, ये तो महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो युवाओं को कुछ नहीं कर रहे, किसानों को के लिए कुछ नहीं कर रहे। पहली बात तो मुझे जिन्होंने ये कहा है, जो भी कांग्रेस के राहुल जी रहेंगे, कोई भी, पहला तो इस प्रश्न का मैं तो जवाब दूंगा ही। क्या उनको अधिकार है ये सवाल पूछने का? जब 55 साल तुम्हारे कांग्रेस के पास सत्ता थी, तब किया क्यों नहीं? पहले उसका जवाब दो। और जो दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो विचार थे, तो निश्चित नरेंद्र मोदी जी जो माइक्रो प्लानिंग से जो महिला और ये जो अपने यूथ एम्पावरमेंट, मेक इन इंडिया, फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, ये सब अलग अलग फैकल्टीज जो है, उसमें सब ये लागू होते हुए नजर आता है। सीइंग इज बिलीविंग जिससे कहते हैं। कहीं भी चले जाओ, किसी भी राज्य में चले जाओ, वहाँ किसी भी जिले या तालुका में चले जाओ, वहाँ विकास के काम दिखाई देते हैं। और अभी तो मीडिया तो आपको मालूम है, आप तो मीडिया के मेन मतलब आप मेन टीवी चैनल्स में से हो, तो मीडिया, सोशल मीडिया, उस वक्त तो ठीक था, वो तब इतना मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ नहीं था। तो जब वो उस वक्त भूल था या झूठे ऐसे कुछ करके हाँ उधर चल रहा है, लोग बेचारे लोगों को मालूम नहीं कि क्या चल रहा है, क्या दिखाई देता है। अभी दिखाई देता है ना, घर बैठे इंडिया के कौन से भी राज्य में क्या चल रहा है वो तो छोड़ो, दुनिया में क्या क्या डेवलपमेंट चल रही है वो दिखाई देते। फिर उससे क्या होता है कि लोग सोचते हैं उधर हो रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। मोदी जी ने और एक बात कही कि अब तक जो हुआ नहीं, जो क्योंकि हमारी जो राजमुद्रा है वो हमारे नेवी के फ्लैग पर मोदी जी ने लाने का काम किया। कितना बड़ा आपको लगता है? बिल्कुल यार, इन्होंने कैसे कांग्रेस की जो सोच है ना, वो गुलामगिरी की सोच है। महात्मा गांधी का विचार क्या था पंचायत राज का, मालूम है आपको? कि सत्ता जो रहती है उसका विकेंद्रीकरण होकर सर्व जो सामान्य जो लोग हैं उनके हाथ में सत्ता देनी चाहिए। इनके गवर्नमेंट में क्या हुआ? सब डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ। और ये जो कह रहे हैं ना, ये अमीरों की सरकार है, अमीरों की सरकार जो कह रहे हैं वो बराबर है, क्योंकि आज आम लोगों की जो आमदनी है वो बढ़ चुकी है। लोग अभी जो गरीबी में रहते थे वो अभी अमीर होने लगे हैं। वो उनके बारे में वो कह रहे, तो वो भी उस चीज से सहमत है। अभी गरीबों को जब एक कोई भी हो जो खुद को हेल्प नहीं कर सकता, तो फर्ज बनता है एक लोक प्रतिनिधि, एमएलए या एमपी के नाते से कि उसका हाथ पकड़ के उसको मदद करके ऊपर खींचने का। तो वही ये सरकार कर रही है। और एक आरोप लगाया जा रहा है कि ये 400 सीटें इसलिए चाहिए, 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान इनको बदलना है, इनको लोकतंत्र के ऊपर एक खतरा है। अच्छा, वाह, ये तो एक मराठी में कहावत है, चोराच्या उल्ट्या बोंबा, मतलब चोरी। हाँ वही सॉरी, वो मैं सोच रहा था क्योंकि यहाँ भी ज़्यादा तो सही हिंदी में बात नहीं करता है। तो कैसा है कि संविधान जो देश का संविधान है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो कमेटी थी जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने हर जाति, हर वर्ग के, हर रिलीजन के बारे में माइन्यूटली सब ऑब्जर्वेशन किए। मैं तो कहूँगा कि भारत का जो संविधान है और इस देश पूरे मतलब पूरे पृथ्वी में मतलब दुनिया में किसी का भी कॉन्स्टिट्यूशन ले आओ, संविधान ले आओ और कंपेयर करो,
इतने माइन्यूटनेस ने किया है, कोई क्यों बदलेगा? संविधान बदलने मेरी बात सुनो, ये जो संविधान बदलने की बात करे ना, बदलना तो दूर हो गया, इन्होंने तो संविधान को खत्म कर दिया। हाँ, इमरजेंसी लागू क्यों की? उसमें रहता है ना, व्हेन यू कैन इमरजेंसी कब लागू की जाए? जब लोग अनरेस्ट चालू हो गया, लोगों को इन्होंने मांग, जो जिस विश्वास से लोगों को जो विश्वास ने उनको चुनाव जितवाया था, उस वक्त जब उनका जो दुर्दशा हो गई, उनके बारे और सहन करना असंभव हो गया, तब उन्होंने सब जगह से आवाज उठने लगी। वो आवाज लोगों की, लोकशाही में समाज जो है, वो लोकशाही में लोग ही राज्य रहते हैं, उन लोगों की आवाज दबाने का काम ये इमरजेंसी लागू करके किया गया है। और क्या, ये संविधान की बदलने की बात कर रहे हैं? संविधान का स्पेलिंग भी मालूम है इनको, संविधान का अर्थ मालूम है, प्रियम्बल क्या है, उसमें क्या लिखा है, इतना भी पढ़ अगर पढ़ लेते तो बहुत काफी हो जाता। और संविधान क्यों बदले? किस चीज के लिए? अभी कुछ विकास काम दिखाने के लिए नहीं, ऐसे नहीं है। फिर क्या, तो फिर ऐसा दूसरे को उंगली दिखाओ, ये कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, और तुम्हारे से क्यों? तो फिर कि तुम्हारा फिर वो जो रिजर्वेशन की वजह से तुम्हारा अधिकार चले जाएगा। अरे कितनी बकवास और कितनी घटिया सोच है इन लोगों की। कौन ऐसा सोचेगा कि जो गरीबों को और जो लोग जो ये संविधान में जो उनको अधिकार दिए वो निकाल लो, ऐसा कौन सोचेगा? अगर चलो ठीक है, पॉलिटिक्स मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन मैं समाज कारण करता हूँ, इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करता हूँ। लोगों के इश्यूज लेके मैं लोगों के सामने जाता हूँ, उनके अपलिफ्टमेंट के, डेवलपमेंट के। चलो ठीक है, पॉलिटिक्स के, अगर पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो मतलब इतने तो बीजेपी और सब पार्टी को, और हमारी पार्टी बीजेपी और सबको इतना तो समझता है ना कि ऐसा करेंगे तो लोग हमारे खिलाफ जाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे। ये सब बकवास की बात है। मैं तो विनती करता हूँ लोगों से, ऐसे लोग जब कहते हैं ना, पहले इनको ये प्रश्न करो कि इमरजेंसी लागू क्यों की? और बाबा साहब अम्बेडकर दो बार हराया, वो किसने हराया? कांग्रेस ने हराया। और तीसरी बार जब चुनाव जीत कर आए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? तो इनकी ये सब ऐसे कांस्टेंट हैमरिंग, जैसे जिसने संविधान लिखा है उनको तो वन साइडेड अनअपोज करना चाहिए था, लेकिन चुनाव में उनके खिलाफ ये कर दिया। संविधान बदलने की बात कर रहे, कमाल है। अब ये सब अगर ये रंग सफेद है, ये लोग कहेंगे कि ये काला है, तो मान जाएंगे क्या? ऐसा होता नहीं है। महाराज जी, आप यहाँ पर समाज नीति में हैं, कई सारे मुद्दे आप जनता के यहाँ पर उठा रहे हैं। आपको इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे जो है, आप कौन से मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? आपके खिलाफ जो उम्मीदवार है, शरद पवार जी ने जो उम्मीदवार खड़े किए, शशिकांत शिंदे, उनके खिलाफ एपीएमसी घोटाले का आरोप लग रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्री और टूरिज्म का भी मुद्दा है। कौन से मुद्दे स्थानीय लोगों के लेकर आप जा रहे हैं? देखिए, एक बाजू शिष्टाचार है, एक बाजू भ्रष्टाचार है। अभी शिष्टाचार तो हम मानने वालों पे से कोई गलत काम नहीं किया, लोगों के जो विश्वास से कभी खिलवाड़ नहीं किया। और दूसरे बाजू में आपने ही कहा, कोर्ट ने तो सब फाइंडिंग से दिए। 13 साल से 2013-14 ऐसे कुछ 3 साल से ये केस चल रही है। अभी उस वक्त उनकी सरकार थी, इसलिए वो उन्होंने दबा के रखा। ये सब मतलब क्या बोलना क्या उसके बारे में। और फिर जब चुनाव के लिए उन्होंने उम्मीदवारी अर्ज दाखिल किया तो कोर्ट में मैं नहीं गया था, वो ही गए थे। वो क्यों गए थे? मेरे ख्याल से 11 या 12 तारीख को गए थे, क्योंकि मैं अभी चुनाव में उम्मीदवार हूँ, तो मुझे वोटिंग की डेट जो है तब तक मुझे बेल बेल मुझे चाहिए।
तो अभी मुझे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपने किया ही नहीं, अगर मैंने समझो उन्होंने किया ही नहीं तो कोर्ट में तो बेल मांगने की क्या हाँ वही तो बात है ना। वो आ गया पेपर में दूसरे दिन, तो उन्होंने कहा अभी चुनाव में इनको अड़काने के लिए। अरे कौन अड़काना चाहता है? और पवार साहब को 18 ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी में 18,68,000 और ऊपर ऐसे इतने वोटर्स है। इन इतने लोगों में से यही कलाकार उम्मीदवार मिल गया, कोई अच्छा संवेदनशील और जिसका चारित्र्य संपन्न हो, ऐसा एक भी आदमी नहीं। तो लोग मुझे पूछ रहे कि ये ऐसे क्यों किया, तो मैं उनको जवाब क्या दूं? फिर भी मांगते हैं? हाँ नहीं, मेरी बात सुनो। तो मैंने उनसे कहा कि शायद जिन्होंने उनको उम्मीदवारी दी उनके पास ऐसी किस्म के लोग रहेंगे, उसमें से ये सबसे ये रहेंगे। तो अभी वो रहते हैं ना लकी ड्रॉ में इनका नाम आ गया। चुनौती मानते हैं आप? क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप? जैसे यहाँ किसकी सामने जो कौन है? पवार साहब उनके पीछे बड़ी उम्मीदवार वो रहे, चेहरा हो रहे, क्योंकि ये सीट 2 बार आप तो एनसीपी से जीत के आए थे। उपचुनाव में आपने नैतिकता के तौर पर जो है इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव हुआ उसमें आप जब मैं जब गलत चल रहा था मैंने कहा कि मैंने आवाज उठाई थी, ये अभी की नहीं बात कर रहा हूँ, तब मैंने कहा ये सही नहीं, ये गलत है। तो फिर पट्टियाँ क्या आती थी अभी महाराष्ट्र के जो रीजनल चैनल्स है उसमें कि उदयन राजे का घर सायर, मतलब घर सायर को क्या कहते हैं हिंदी में, घर का तोहफा पार्टी को। अरे जो गलत है वो गलत है यार, जो सही है वो सही है। अगर जो गलत चीज हो रही है और मैं देखते रहूं तो जितना वो जिम्मेवार है तो उतना मैं भी हूं ना। और कौन सी चुनौती, ऐसे आदमी अगर उधर इतना घोटाला 4,000 कुछ तो हो गया और हो गए तो नहीं, वो तो सपने में अगर उनको जिसको जो सपना देखना है देख ले दो। अगर हो गए तो ये जितने जो सातारा कॉन्स्टिट्यूंसी है वो घोटाला उसका नेम बदलना पड़ेगा। पक्की उम्मीद है आपको? सब चुपता उम्मीदवार जीत की उम्मीद, मतलब भ्रष्टाचार के बाजू में कौन वोट करेंगे? आप करेंगे? तो फिर सही बात है ना, आपने तो जवाब दे दिया, और क्या चाहिए? जैसे आपने जवाब दिया वैसे ही सब जितने जो लोग यहाँ पर जो वोटर्स है उनके भी यही ख्याल है। महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी जो है बीजेपी ने तोड़ी, शिवसेना की जो मूल पार्टी थी उसमें 2 छेद कर दिए, उनके साथ जो पार्टी का जो व्यवहार हुआ तो उनके साथ सिंपति उद्धव ठाकरे के साथ, शरद पवार के साथ आपको नजर आती है उनकी चुनौती? यही सिंपति नहीं, ये अभी क्या है वो बोलते हैं ना मराठी में, अभी रडीचा डाव। रडीचा मतलब अभी ये इनको रोने के पलीकडे आगे अभी कुछ बाकी नहीं रहा। कौन देने वाला है? और इन्होंने सत्यानाश कर दिया। पूछो इन लोगों से, ये चंद्रकांत मेरा दोस्त है, इससे पूछो। जब मैं कहता हूं इसको इधर बैठे तो वो बैठता नहीं है। आइए बैठिए, इन लोगों से पूछो। सिंपति नजर नहीं आई? नहीं, तो अभी सिंपति क्या ऐसे करेंगे? मुझे वोट दो, मैं गलत काम किया, भ्रष्टाचार किया, लेकिन मुझे वोट दो प्लीज, वापिस नहीं करूंगा। ऐसा कोई वोट मिलता है? और शरद पवार साहब ने तो इतनी पार्टी तोड़ दी, इतने पार्टी दल बदल कर दिए, उनका तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए। क्या सिंपति? नो सिंपति। मोदी ने कहा कि आत्मा करके कहा कि एक आत्मा है, तो आज एनसीपी उसका मुद्दा बना रही है, शरद पवार के गुट के लोग और महाविकास आघाड़ी के लोग, कि भाई इतने बड़े नेता का अपमान कर दिया मोदी जी ने। भटकती आत्मा कह दिया। किसका? शरद पवार जी को। भटकती आत्मा मतलब उनका कहना था कि शरद पवार ने इतने अपने स्वार्थ के लिए 40-45 साल की जो 50 साल की राजनीति है उसमें महाराष्ट्र को अस्थिर बना के रख दिया था, ऐसा उनका कहना था मोदी जी का। क्या गलत क्या है? जाके राय लीजिए पब्लिक की। और इसकी वजह से तो ये उनकी हालत हो गई है। अभी बहुत ढेर सारा वक्त है मेरे, तो इसमें तो 4 सवाल लेने वाले मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। पक्ष इतना था, अभी इतना हो गया। वो पश्चिम महाराष्ट्र भी के नहीं, उसमें 3-4 जिले के लिए तो मैंने अभी
ये भी ताजुब मुझे आश्चर्य नहीं चलेगा लगेगा कि 4 के बजे 40 सभा लेंगे मेरे यहाँ। कि वक्त है ना, टाइम पास कैसे करेंगे? तो कोपरा सभा भी लेंगे। अगर इनके पास तो इतने लोग नहीं है तो हम उनकी मदद करेंगे, टेबल बीबल कुर्सियाँ दे देंगे, ले लीजिए। अभी क्या, इतना तो फर्ज बनता है ना। अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, राष्ट्रीय इसकी बात करें, तो राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी हो या फिर केजरीवाल हो, इन सब लोग जो कह रहे हैं कि ये सब ईडी का इस्तेमाल करते हैं, एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इनके पास कोई पीएम पद का उम्मीदवार ही नहीं है। तो देश की जनता आपको लगता है कि खिचड़ी सरकार पसंद करेगी या फिर एक जो सरकार जो है देश को स्टेबल गवर्नमेंट दे, देश को आगे लेके चले? स्टेबल गवर्नमेंट ही करेगी ना। उनमें से पीएम का कैंडिडेट कौन है? कि हमारे देश का ऐसा संविधान है कि हम पहले सांसद चुनते हैं और सांसद जो है फिर वो प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो हम इसके पहले भी ऐसे हुआ, हम ऐसे चुनेंगे। और बीजेपी में जो है वो सिर्फ तानाशाही है। उनकी भी सोच कोई गलत नहीं है। क्यों वक्त बर्बाद करे पीएम का कैंडिडेट ये चुनने में? इनके सांसद तो चुनकर आएंगे नहीं, तो अभी से क्यों, मतलब वाई वेस्ट टाइम ऑन मतलब पीएम का कैंडिडेट का तब देखेंगे जब इनके लोग जीत के आएंगे ना, जीतने रहने वाले। हाँ, ऐसे है। मोदी जी ने राम मंदिर जो है, राम मंदिर को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है कि जो राम को लाए उनको सत्ता में लाएंगे, लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ जो है चुनाव आयोग में जा रही, कह रही कि इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं, ये हिंदुत्व के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता इनको राम राम कर देगी। कश्मीर से धारा 370 हटाई। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जो मुद्दे है उसको लेकर आपको क्या लगता है? राम मंदिर को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा, देखिए ये कि चीन और पाकिस्तान और देखिए भारतीय लोग ये बहुत बेसिकली बहुत ट्रेडिशनल और इमोशनल रूढ़ी परंपरा मानने वाले लोग हैं। रिलीजन कौन सा भी हो, उसमें समता का जो विचार छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था वही उसका आधार लेकर ही आदरणीय मोदी जी और उनके सब सहयोगी अलग अलग जो मतलब यहाँ पे महाराष्ट्र में ये अजित दादा की पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, फिर शिवसेना एकनाथ जी की पार्टी, फिर शेतकरी किसानों की जो पार्टी है रासप है, और जो उनके मित्र पक्ष हैं वो वही लेकर आगे जा रहे हैं। और इसमें कोई नहीं, मतलब ये राम मंदिर उन्होंने बनाया, ठीक है, बहुत सालों से, काफ़ी सालों से मांग थी। उसके वजह इसका ये मतलब नहीं कि किसी की दूसरे रिलीजन को पर कुछ बाधा आई और उनको कम ये कर रहे, मतलब रिस्पेक्ट दे रहे। रिस्पेक्ट का क्या, ऑल एवरीवन रिस्पेक्ट्स ऑल द रिलीजन। ये सब उनको जिन्होंने जिनके पास कुछ विकास काम नहीं किया, अभी कुछ बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं है, तो ऐसे ही फजूल के मुद्दे उठाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उदयन राजे महाराज, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में विकास किया है और जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के समता और जो सुशासन का एक नया उन्होंने एक रास्ता अपनाया है और जिस पर वो अमल कर रहे हैं, उनके आदर्शों पर अमल कर रहे हैं, इसके कारण एक बार फिर से देश में मोदी सरकार आएगी और महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति जो है विजयी होगी। कैमरामैन मिलिंद साल्वे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, सातारा।